नमस्कार, जय आरसीएम। आप सभी का स्वागत है आज की इस मीटिंग में। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। देखें कि आपने सफलता के अलार्म की डायरी किस किस ने बनाई है। सफलता के अलार्म की डायरी, जब तक सफलता के अलार्म की डायरी नहीं बनेगी तो सफलता आपसे कोसों दूर रहेगी। तो आप नोट करिए, देखिए और बताइए कि किस किस ने सफलता के अलार्म की डायरी बनाई है। अभी जैसा कि महीने की शुरुआत है, आज 5 तारीख है। महीने की शुरुआत में हमें अपनी काउंसलिंग करनी होती है। कल भी बात हमारी हुई कि सबसे पहले दिमाग में स्पष्टता होनी चाहिए कि मुझे इस महीने कितना बिजनेस करना है। पिछले महीने कितना बिजनेस था मेरा, और अब की बार जो टारगेट लिया है उसमें और इसमें अंतर कितना है। जब आप अंतर निकाल लें फिर उसको आप देखिए कि 1 महीने में इतना चाहिए, 15 दिन में इतना चाहिए, 1 दिन में कितना चाहिए। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, 1,20,000 करना है 1 महीने में, तो 30 दिन में हमें 30 चौका 120, 4,000 रुपये का हर रोज़ बिजनेस वॉल्यूम हमारा आना चाहिए। वो 4,000 रुपये आप आईडी लगा के कर सकते हैं, सेल करके कर सकते हैं। पुरानी अगर आईडियाँ हैं तो उनको टर्मिनेट को आप एक्टिव करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके डाउन में टीम है तो 4 लोगों को चुनिए। आप एक जिम्मेवारी दीजिए उसको कि हर रोज़ 1,000 का आपने बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ाएंगे? ज्वाइनिंग लगा के, सेल करके, या जैसे मर्जी करिए। तो इस प्रकार से अगर आप काम करेंगे तो 10 तारीख तक आपका 33% काम हो जाना चाहिए। अगर आपका 33% काम हो जाता है तो आपको 100% सफलता मिलेगी, और अगर नहीं होता है तो फिर आपको ज़रूरत है संभलने की। क्योंकि कई दिनों से, काफ़ी महीनों से हम सोच रहे हैं अब की बार कर दूंगा, 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 और होता नहीं है। इसलिए ज़रूरत है उसको टुकड़ों में बांटने की ज़रूरत है। एक काम और कर सकते हैं, अपनी टीम में शुरुआत में अगर छोटी टीम है तो 1-1, 2-2 व्यक्तियों को चिन्हित करें आप, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, उनके साथ मिलके काम करिए। अगर 2 लोगों को आपने चुन लिया तो उनकी लिस्ट बनवाइए। उनकी लिस्ट बनवा के उनकी लिस्ट पे काम करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। और जैसा कि आजकल बाढ़ आई हुई है रॉयल्टियों की, रॉयल्टी की बाढ़ आई हुई है, लेकिन आएगी किसकी रॉयल्टी? जो माइंड को सेट कर लेंगे। यहाँ से आएगी रॉयल्टी, बाहर से नहीं आती है, अंदर से आती है रॉयल्टी। जिस दिन आप ये ठान लेंगे कि मैं करके दिखाऊंगा और इतने दिन में करके दिखाऊंगा, रॉयल्टी आपकी तुरंत आ जाएगी। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए 1-2 मिनट सुप्रिया जी से लेंगे, और उसके बाद फिर हमारी कोर टीम तैयार है, और उधर से बहुत ही अच्छे एक लीडर हमारे बीच में आए हुए हैं। तो सुप्रिया जी 1-2 मिनट ही लें बस। और पिताजी मेरे सरकारी स्कूल के अंदर टीचर हुआ करते थे, आज इस दुनिया में नहीं है। 4 भाई बहन हम लोग परिवार में, 3 बहनें मेरे से छोटी और एक सबसे बड़ा भाई मैं उनका। तो 4 भाई बहनों को हम लोगों ने, माता पिता ने जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ाया लिखा है। सारे के सारे भाई बहन हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। मेरी क्वालिफिकेशन मास्टर ऑफ कॉमर्स है, पीजी डिप्लोमा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर। तीनों मेरी बहनें पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमए बीएड। तो माता पिता ने अच्छे तरीके से पढ़ाया लिखाया, और बहुत सारी आशाएं थी उनको कि शायद पढ़ने लिखने के बाद जो है कुछ बहुत बड़ा लाइफ के अंदर इनके परिवर्तन आएगा। लेकिन जब हम डिग्रियों को लेके थोड़ा सा बाहर निकले
तो मतलब इतना ज्यादा भी इंटेलिजेंट मैं था नहीं, बस वो पिताजी का थोड़ा सा प्रेशर रहता था तो हम लोग पढ़ते रहते थे, बस उस वजह से वो डिग्रियां भी हो गई, मतलब उनके दबाव से ही हो गई। सेकंड क्लास डिविजनर रहा मैं, सिर्फ मैट्रिक के अंदर ही फर्स्ट डिवीजन कभी आई थी, उसके बाद फिर हमेशा सेकंड डिविजनर रहा। तो क्वालिफिकेशन लेने के बाद एक आदमी जब डिग्रियां हासिल कर लेता है तो उसे लगता है हिंदुस्तान में कि शायद मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, लेकिन जब वो असलियत से सामना होता है तब समझ में आता है कि भाई इन डिग्रियों की ज्यादा लंबी चौड़ी वैल्यू है नहीं, क्योंकि वो सारी की सारी नॉर्मल तरीके से पास की हुई थी, यानी सेकंड क्लास की थी। तो पिताजी ने मुझे एक दिन बड़े क्लियर शब्दों में समझाया कि बेटा, कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं, मेरी कमाई का एक ही साधन है मेरी नौकरी। इसी नौकरी से मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है और मुझे तुम सारे भाई बहनों की शादी भी करनी है, इसमें चारों भाई बहनों की, और मकान भी तुम्हें बना के देना है, इसलिए मेरे से थोड़ी सी ज्यादा आशा मत रखना, आप अपने लिए थोड़ा सा काम करने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों उनकी बात समझ में आई और मैंने प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर काम शुरू किया। हमारे घर के आसपास जो है डेरा बसी में इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो लगे होते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, तो वहाँ एक फैक्ट्री के अंदर जो है मैंने अपनी जॉब प्राइवेट स्टार्ट की है। 1500 रुपए की मेरी सैलरी और स्टोर असिस्टेंट की मेरी पहली जॉब। लगातार 4.5 साल प्राइवेट जॉब की सर। और लास्ट टाइम जब मैं जॉब कर रहा था और आरसी मेरी जिंदगी में आया, तब मैं वर्धमान बद्दी हिमाचल में जो है उनकी सबसे बड़ी यूनिट ओरो स्पिनिंग मिल के अंदर जो है काम किया करता था। सैलरी मेरी थी 4.5 साल के बाद लगभग 5,000 रुपये महीना। एक्साइज और एक्सपोर्ट वगैरह की लाइजनिंग का जो है वो सारा काम जो है उस समय देखा करता था मैं उस कंपनी के अंदर। तो जीवन जो है चल रहा था, ख्वाब बहुत बड़े थे लेकिन पूरा करने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। जीवन के अंदर अगर आप कुछ भी इच्छा करते हो और उसकी तरफ सोचने लग जाते हो तो परमात्मा कोई ना कोई रास्ता बना के भेज देता है। 1%। एक संडे का दिन मेरे गांव में मेरे पड़ोसी को समझाने 2 व्यक्ति आरसी माइनस पहुंचे, बिल्कुल मेरे साथ में पड़ोस में घर जो है, और बाई चांस उस दिन मैं भी छुट्टी पे घर पे था, तो उन 2 भाइयों को समझाने के लिए पहुंचे और उन्होंने जो है मेरे को भी आवाज लगा ली कि हमारे घर पे 2 व्यक्ति आए हैं, वो किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं, आप भी आकर समझ लो, अगर आपकी समझ में आए तो आप भी कर लो। पजामा और बनियान के अंदर जो है मैं घर पे था संडे में, तो उसने कहा, छोटे भाई ने कहा कि आप आ जाओ, उधर बैठक नहीं बैठे हैं घर पे, वो साइड में बैठक जो है बाहर रहती है गांव के। तो ऐसे ही जो है चप्पल डाल के बनियान और पजामे के अंदर मैं चला गया कि देखते हैं क्या है। तो वहां 2 व्यक्तियों से पहली बार मुलाकात हुई। वो 2 व्यक्ति उस समय भले ही साधारण रहे हों, लेकिन आज हिंदुस्तान के पटल पे अगर आरसी बिजनेस की बात की जाए तो बहुत बड़े स्टार। उनमें से पहले व्यक्ति मैं नाम लेना चाहूंगा, आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर, पूरे हिंदुस्तान के चहेते लीडर, स्माइलिंग लीडर, उनसे मुलाकात हुई। और दूसरे जो व्यक्ति जिनसे मुलाकात हुई वो ग्रेट पर्सनैलिटी, जिन्होंने हिंदुस्तान में बहुत सारे रिकॉर्ड कायम किए, उनके नाम की चर्चा जो है वो बहुत दूर दूर तक रहती है, आदरणीय राकेश शर्मा सर, उनसे पहली बार मुलाकात हुई। पहली बार 3 शब्द मेरे कानों में पड़े, आरसीएम। अच्छे तरीके से समझाया तो गया, लेकिन सारा कुछ सुनने के बाद जो कंक्लूजन मैंने निकाला कि कंपनी की स्कीम बहुत अच्छी है, ये कपड़ा बेचना चाह रही है अपना और स्कीम बना के बेचना चाह रही है। मतलब मुझे सारी चीजें बताई गई, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। अब क्योंकि कभी इस बैकग्राउंड से हम लोग रहे ही नहीं थे तो वो बातें सिर के ऊपर से निकली। लास्ट में पूछा कि ज्वाइनिंग कैसे होगी, उन्होंने बताया कि 3 पैंट शर्ट खरीद के 1280 रुपए की जो है एक किट खरीद के आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो समझ में आया कि जाने के लिए कुछ नहीं है, इस बिजनेस को कर लेते हैं। लगभग 2.5 महीने तक कोई काम नहीं इस बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग के बाद, क्योंकि समझ में था नहीं कि सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, कोई इंटरेस्ट था नहीं। और 2.5 महीने के बाद रिस्पेक्टेड राकेश शर्मा सर के द्वारा मुझे फॉलोअप किया गया। करीबन 40 बार कम से कम फोन कॉल आई एक मीटिंग को अटेंड करने, एटलीस्ट 40 टाइम्स। बार बार बहाने बनाए गए, लेकिन जब इतनी बार कॉल आ गई तो फिर उस समय व्यक्ति सोचता कि चलो यार इतनी बार कह रहे हैं तो जा क्या। कैथल शहर के अंदर वो मीटिंग देखने में चला गया, उनके कहने पे। हाल खचाखच भरा हुआ, आदरणीय बीसी छावड़ा साहब की मीटिंग चल रही थी।
पूरा का पूरा जोश में थे, लोग डांस कर रहे थे, लेकिन ज्यादा लंबी चौड़ी बातें शुरुआती दौर में समझ में नहीं आ रही थी। मैं स्टेज के पास खड़ा हुआ देखता रहा, सुनता रहा। लेकिन उसी मीटिंग के अंदर जो है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ के अंदर आया, जब रॉयल्टी अचीवर को स्टेज पर बुलाया गया। उनमें से एक रॉयल्टी अचीवर स्टेज पर आए, उन्होंने अपना नाम बताया। उन्होंने बताया कि मैं पिछले 15 सालों से खेत में हल चला के खेती करता हूं और पार्ट टाइम आरसीएम कर रहा हूं 1.5 साल से, और पिछले महीने की मेरी इनकम 25,000 कुछ रुपए है। तो बहुत प्रभावित हुआ मैं उस व्यक्ति से, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद भी मेरे पास इनकम जो आ रही थी सैलरी की, वो 5,000 रुपए के आसपास थी, 5200-5300 रुपए, यानी लगभग 5,000 रुपए के आसपास सैलरी थी उसकी। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ उस व्यक्ति से। और उस दिन मैं जैसे घर पे आया तो मैंने एक डिसीजन किया कि कुछ भी हो जाए, जीवन में शायद परमात्मा ने कोई रास्ता दिया है और इस रास्ते को समझना चाहिए अपने को। ये जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। मेरी पहले दिन ही समझ में ये बात तो जरूर आई रात को जाके कि 6 महीने लग गए अगर इस सिस्टम को सीखने में, तो उसके बाद की सारी जिंदगी अच्छी होगी। 1 साल भी लग गया तो उसके बाद की सारी लाइफ अच्छी हो सकती है। 2 साल भी लग गए सीखने में तो उसके बाद की सारी जिंदगी अच्छी हो सकती है। और अगर आपके 3 साल भी इसको सीखने में लग जाते हैं तो भी आपकी बाकी की बची हुई लाइफ अच्छी हो सकती है। तो एक डिटर्मिनेशन उस दिन किया कि कुछ भी हो जाए, अब इस बिजनेस को नहीं छोड़। इस बिजनेस की मीटिंग आसपास होती नहीं थी उस समय। हम लोग मीटिंग देखने के लिए कभी जयपुर चले जाया करते थे, आदरणीय कदम सर और आदरणीय डीसी सर की मीटिंग वहां जयपुर के अंदर हुआ करती थी, तो हम लोग जो है स्पेशल मीटिंग देखने के लिए जाते। वो मीटिंग देख के आते, एक्साइटेड होते और फिर काम करते। पार्ट टाइम में इस बिजनेस को शुरू किया, नौकरी के साथ साथ 1528 रुपए की पहली इनकम आई। धीरे धीरे 6 महीने लगभग पार्ट टाइम मैंने इस बिजनेस को किया नौकरी के साथ साथ। जैसे ही इनकम आरसीएम बिजनेस से 5,000 से ज्यादा की आनी चालू हुई तो रिजाइन देके मैं फुल टाइम इस बिजनेस के अंदर उतर गया। मैं आप सबको ये मैसेज कतई नहीं दे रहा हूँ कि आप भी रिजाइन देके फुल टाइम करें। ये पार्ट टाइम में बिल्ड होता है, बिजनेस बड़ा अच्छा होता है। क्योंकि हमारे पास तो ज्यादा बड़े ऑप्शन थे नहीं, 5,000 रुपए की सैलरी मिलती थी तो यहाँ से इनकम जो है 5,000 से ज्यादा आनी चालू हो गई थी, इसीलिए हमने वो जो है रिजाइन करके फुल टाइम किया। धीरे धीरे लीडरशिप आई, लीडरशिप पे पहुंचा तो 25,000 कुछ रुपए का चेक बना इस बिजनेस के माध्यम से। नेक्स्ट मंथ रॉयल्टी आई 25,000 से ज्यादा, 25,000 से बढ़ के पे आउट नेक्स्ट मंथ जो है 58,570 पे चला गया। अपने जीवन की पहली गाड़ी रॉयल्टी जीवर बनते ही खरीदी। उसके बाद थोड़ा सा कार से वर्किंग चालू कर दी। नेक्स्ट मंथ फिर रॉयल्टी 72,000 कुछ रुपए, नेक्स्ट मंथ फिर रॉयल्टी 86,000 कुछ रुपए। इस प्रकार से एक आत्मा जो है आगे को बढ़ चला। जैसे जैसे फील्ड में जाते और बढ़िया रिस्पॉन्स अपने को मिलता। धीरे धीरे इस बिजनेस के अंदर फिर टेक्निकल हुए, फिर स्टार पर्ल हुए, फिर स्टार पर्ल के बाद इमराल्ड अचीवर बने इस बिजनेस के। फिर स्टार महीने जो रेगुलर इनकम इस बिजनेस से मेरे घर पे आती है वो लगभग 2.25 और 2.5 लाख के बीच में कहीं भी आती है। जैसे पिछले महीने की 2,35,000 रुपए इस बिजनेस के माध्यम से मेरे घर पे आई। इस बिजनेस से जीवन में बहुत बड़ी तब्दीली आई। इस बिजनेस में आने के बाद अपने जीवन के अंदर मैंने 5 गाड़ियां खरीदी सर आरसीएम की कमाई से। अल्टो एसी गाड़ी खरीदी, फिर टाटा सफारी खरीदी, फिर इंडिगो खरीदी, फिर अर्टिगा खरीदी और 5वीं गाड़ी अभी सियाज जो है मैंने आरसीएम की कमाई से खरीदी। बहुत अच्छा मकान आज शहर के पास एरिया में इस बिजनेस के माध्यम से है और बड़ी अच्छी टीम जो है वो सही तरीके से काम कर रही है आज इस बिजनेस के अंदर और रेगुलर इनकम जनरेट। इस बिजनेस की पावर और ज्यादा समझ में आई जब कोरोना में लगभग 1.5-2 साल हम लोग जो है वो कोई भी लंबा चौड़ा जो है वो काम नहीं कर पाए। कोरोना के अंदर जो है हम सारे के सारे अपने घरों पे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई महीना ऐसा नहीं गया जब मेरे घर पे आने वाली इनकम जो है वो 6 अंकों से कम आई। ये सबसे बड़ी पावर सर। पूरा हिंदुस्तान बंद, समझ में आ गया कि आरसीएम तो बड़ी जबरदस्त पावर है। कोई भी महामारी आ जाए, ये कोरोना प्रूफ महामारी प्रूफ बिजनेस है। कुछ भी हो जाए, लोगों को खाने पीने का सामान तो चाहिए ही चाहिए, घर तो उसी से चलेगा। लोग घर पे बैठ के सामान यूज करते रहे और उससे इनकम जनरेट होती रही। ये बहुत बड़ी पावर कोरोना की जो है समझ में आई। तो इस प्रकार से सारा जीवन जो है आरसीएम के नाम ही हो चुका है कि आरसीएम के बिना जो है कोई दिन नहीं बीतता, कोई समय नहीं बीतता। कोई फोन कॉल भी आती है तो आरसीएम की आती है। तो टोटल सारा जीवन आरसीएम के रंग में रंग चुका है और आगे बहुत बड़े बड़े टारगेट हैं इस बिजनेस के अंदर।
तो दोस्तों मैं अपनी बातचीत अब शुरू करना चाहता हूँ। ये तो मेरी थी स्टोरी छोटी सी, ताकि आप लोग मुझसे रिलेट कर सकें। मैं थोड़ा सा अपनी बातचीत जो शुरू करना चाहता हूँ वो शुरू करना चाहता हूँ दोस्तों कि अभी रिसेंट में कुछ समय पहले WFDSA की एक रिपोर्ट आई 2022 का। WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग को जो है वो वॉच आउट कर रही है। वो रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के अंदर अभी क्या आया कि हम लोग पूरे वर्ल्ड वाइड 11वें स्थान पर आ चुके हैं। 11th पोजीशन के अंदर पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम आज की डेट में आ चुका है वर्ल्ड वाइड टर्नओवर वाइज, और 6th लार्जेस्ट कंट्री हम लोग एशिया पैसिफिक के अंदर बन चुके हैं। थोड़ा सा मैंने उसको रिपोर्टों को थोड़ा सा पिछली को स्टडी किया दोस्तों। 2019 में भी, क्योंकि हर साल रिपोर्ट आती है WFDSA की, 2019 की जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो 15वें नंबर पर थे पूरे वर्ल्ड। 2020 में जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग 15वें से जंप करके 12वें नंबर पर आ गए। 2021 में जो रिपोर्ट आई उसमें हम लोग 12वें स्थान पर ही रहे, और 2022 की जो रिपोर्ट आई उसके अंदर हम 12वें स्थान से जंप करके फिर एक जो है स्टेप ऊपर चढ़ गए, यानी 11th पोजीशन पे आ गए। यानी पिछले 3 से 4 साल में पूरे वर्ल्ड वाइड हम लोग 4 रैंक जंप कर गए हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। इस रिपोर्ट के आने के बाद इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन IDSA की एक स्टेटमेंट आई। इस रिपोर्ट के आने के बाद वो स्टेटमेंट क्या थी कि अगले 10 साल में हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्री के अंदर जो है वो आ जाएगा। मतलब हम लोग जिस दिशा में चल रहे हैं ये पूरे के पूरे विश्व गुरु बनने की ओर हम लोग चल रहे हैं। हिंदुस्तानी आदमी पूरे वर्ल्ड को आने वाले समय में ये सिखाने वाला है कि ये डायरेक्ट सेलिंग चीज क्या है और कैसे चलती है। यानी आप और मैं ही सिखाएंगे सर कल को, क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी तो आप और मैं ही है जो काम कर रहे हैं, जो लोग फील्ड में हैं आज इस इंडस्ट्री के अंदर, वही लोग जो है। तो इतनी बढ़िया दिशा के अंदर जो है हम लोग बढ़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। अगर हम लोग थोड़ा सा सीरियसली आज इस इंडस्ट्री को पकड़ लें तो हिंदुस्तान के अंदर इस इंडस्ट्री का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है। 26,852 करोड़ की जो है टर्नओवर इस रिपोर्ट ने बताई, जो सरकारी आंकड़ों में आई, और 13.3% की दर से पिछले 3 साल के अंदर जो CAGR यानी क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट जो है हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का रहा। पूरे वर्ल्ड वाइड जो बिजनेस होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, उसके अंदर लगभग 35% के आसपास जो बिजनेस होता है वो आपका वेलनेस और न्यूट्रिशन का होता है। और हमारे पास ऑलरेडी वेलनेस और न्यूट्रिशन की एक बहुत बड़ी सीरीज है, चाहे वो न्यूट्री चार्ज है, चाहे वो गामा ओरिजिनल है, अदरवाइज RCM का तो हर प्रोडक्ट ही वेलनेस में आता है। वेलनेस में इसलिए आता है क्योंकि ओरिजिनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लोगों के घरों में जाते हैं तो ऑटोमेटिक वेलनेस की ओर बढ़ता है। और पूरे वर्ल्ड में जो सेकंड लार्जेस्ट कैटेगरी है बिजनेस की वो है आपकी कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर। पूरे वर्ल्ड में लगभग 25% जो है वो आपकी टर्नओवर का रहता है, कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर का रहता है। और हमारे पास की सोल जैसा ब्रांड, एक इतना बड़ा ब्रांड हमारे पास हो चुका है आज की डेट में, और आप देखोगे कि अगले 1 साल में ये ब्रांड पूरे हिंदुस्तान के अंदर छाने वाला है। BC सर कहा करते हैं कि की सोल है तो मुमकिन है। आप देखिए कि इस की सोल की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जो है बनने वाली है। यानी जो दिशा जा रही है कंपनी की वो बिल्कुल सही जा रही है। कंपनी ने जो है वही ट्रेंड पकड़ रखा है जो पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है। इसलिए इस बिजनेस की बहुत बड़ा होने की संभावनाएं हो चुकी हैं हिंदुस्तान के अंदर। आज के बिजनेस के बहुत बड़े होने की संभावनाएं हो चुकी हैं। आप देखिए कि यूनिवर्सिटियों के अंदर PG डिप्लोमा आ गया पहले जो है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर शुलिनी यूनिवर्सिटी में, अब उन्होंने BBA और MBA भी निकाल दिया। यानी MBA की स्पेशलाइजेशन भी डायरेक्ट सेलिंग से होनी चालू हो गई। गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, कई यूनिवर्सिटियों में MBA के सिलेबस के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को जो है आज की डेट में पढ़ाया जा रहा है। और MBA की क्लासों को तो छोड़ दे, आज की डेट में आप 12वीं की क्लासें भी कई बोर्डों की देखोगे तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप और डायरेक्ट सेलिंग के चैप्टर जो है वो शामिल हो चुके हैं। यानी पूरे का पूरा एजुकेशन सिस्टम का भी हिस्सा बन रहा है पूरे इंडिया।
एक ऐसी चीज आपके हाथ में आ गई परमात्मा की कृपा से, सही समय पे सही चीज आपके हाथ में आ गई। बस अब अपने आप को हमें यही प्रूव करना है कि हम सही आदमी थे, उस चीज के लिए सही आदमी थे। परमात्मा ने राइट टाइम पे राइट चीज आपके जो है हाथों के अंदर जो है वो दे दिए दोस्त। एक ऐसी चीज दे दी है, एक ऐसा अवसर अपने को मिल गया है जिसका आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर कोई मुकाबला नहीं, कोई भी मुकाबला नहीं है दोस्त। इस अवसर का कोई भी मुकाबला नहीं। हिंदुस्तान में आप कुछ भी करके पैसा कमाते हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की इनकम और डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम के मुकाबले में कहीं भी वो चीजें मायने नहीं रखती। हिंदुस्तान में 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं ओकेजनली, मतलब जनरली जो है, पहला खेती के माध्यम से कमाते हैं, दूसरा नौकरी के माध्यम से कमाते हैं, तीसरा व्यापार के माध्यम से कमाते हैं और चौथा किसी प्रोफेशन के माध्यम से कमाते हैं। खेती की मैं बात करूं तो 70% जनता इंडिया की जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खेती में जुड़ी है। 143 करोड़ आबादी हमारे देश की है और 70% लगाएं तो लगभग 100 करोड़ लोग उस काम को हिंदुस्तान में करते हैं जिसमें किसी का कोई भविष्य ही नहीं है और आने वाले टाइम में भी कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। हिंदुस्तान का किसान खेती पैदा करता है, अनाज पैदा करता है, मिट्टी के साथ मिट्टी होता है, लेकिन उसका भविष्य हमेशा गर्त में रहता है। लोगों का पेट भरता है और खुद भूखा मरने की नौबत आती है। आत्महत्या की बारी आती तो हिंदुस्तान में किसान का नंबर आता, किसी मंत्री का नंबर जो है हिंदुस्तान के अंदर नहीं आता। ये 100 करोड़ जनता के पास आजादी के बाद कोई प्लानिंग नहीं किसी सरकार की। ये सारी की सारी जनता धीरे 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 आपकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर डाइवर्ट होगी, क्योंकि अपने यहाँ पढ़े लिखे होने का कोई मैटर है नहीं, किसी डिग्री की कोई वैल्यू है नहीं। पढ़े लिखे हैं तो भी चलता है, नहीं है तो भी चलता है। हर आदमी जो है इस बिजनेस को कर सकता है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल है। कोई यहाँ जाति धर्म का बंधन नहीं, मेल फीमेल का कोई टेंशन नहीं। हिंदुस्तान की किस आप स्टेट के अंदर रहते हो कोई मायने नहीं, एसपी हो तो भी कर सकते हो, रिक्शे वाले हो तो भी कर सकते हो। यानी इतने बड़े सारे सिस्टम के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी है। रही खेती की बात को अगर हम छोड़े तो उसके बाद बात करें नौकरी की, सरकारी नौकरियां रही नहीं, मिल भी जाएं तो उनके अंदर पेंशन को लेके बहुत बड़े चैलेंज हो चुके। गवर्नमेंट नौकरियों में अब पहले जैसी बातें नहीं रही, बहुत ज्यादा सख्ती हो चुकी है। और गवर्नमेंट नौकरी करने वाले की अगर हम लाइफ को देखें, पूरा जीवन लगाने के बाद जो पैसा उसके पास बचता है उससे वो एक मकान बनाता है और 2 से 3 बच्चों की शादी करता है और इतने में कल्याण हो जाता है। जहां से चला था वहीं काम हो जाता है। सरकार अगर पेंशन दे रही है तो आधी कर देती है, उधर से महंगाई बढ़ जाती है, यानी आदमी का सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाता है। एक बहुत बड़े बैंक के चेयरमैन का मैंने इंटरव्यू पढ़ा, वो कहता जी जो पेंशन आ रही है 1.5 लाख रुपए आ रही है, बैंक का चेयरमैन कहता जी इसमें आज की डेट में मेरा गुजारा नहीं होता। मेरा जो स्टेटस था, मेरा जो लाइफ स्टाइल था, वो गाड़ी अगर उस मकान को मैं आज मेंटेन करता हूँ, गाड़ी उस तरीके से रखता हूँ चेयरमैन के हिसाब से, तो मैं आज उस पेंशन से अपना गुजारा नहीं कर पाता। और जहां तक प्राइवेट नौकरियों की बात रही दोस्तों, तो प्राइवेट नौकरी की तो एक कहावत ही है कि तरक्की करने नहीं दूंगी और भूखा मरने नहीं दूंगी। यानी इतना पैसा तुम्हें देती रहूंगी कि तुम भूखे न मर सको, लेकिन इतना पैसा तुम्हें कभी नहीं दूंगी कि आप अपने जीवन में कभी बहुत बड़ी गाड़ियों के अंदर पहुंच सको। दूसरी चीज, तीसरा व्यवसाय। और व्यवसाय के बारे में मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कोई भी आदमी लाखों रुपए लगा के इन्वेस्टमेंट करके सारा दिन बैठ के ग्राहक का इंतजार करता है। एक आदमी ने 20 साल व्यवसाय किया, दुकान चलाई, अपना व्यवसाय अच्छे तरीके से किया, लेकिन 20 साल करने के बाद भी अगर 1 घंटे के लिए भी उसका शटर डाउन करता है तो तुरंत उसे 1 घंटे की इनकम 0 हो जाती है उस व्यवसाय की, भले ही 20 साल से कर रहा है उस। ये पोजीशन है। और अगर मैं बात करूं प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन ऐसे नहीं बन जाते। मान लीजिए मैं एक एडवोकेट का उदाहरण लूं या डॉक्टर का उदाहरण लूं, तो एडवोकेट के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एक आदमी वकील बनता कैसे है, थोड़ा सा उस प्रोसेस को समझते हैं हम लोग। सबसे पहले उसे ग्रेजुएशन करनी पड़ती है 15 साल, 3 साल की LLB करनी पड़ती है 18 साल, 3-4 साल फिर किसी वकील के साथ प्रैक्टिस जो है काम को सीखना पड़ता है 21-22 साल। उस 21-22 साल के दौरान माता पिता के कई लाख रुपए उसके ऊपर इन्वेस्ट हो चुके होते हैं। उसके बाद एक एडवोकेट तैयार हुआ और तैयार होने के बाद भी गारंटी नहीं कि वो वकालत चलेगी या नहीं चलेगी, कोई गारंटी नहीं है सर। हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में आप जाइए, आपको हकीकत पता लग जाएगी सर।
80% के करीब लोग वकील ऐसे में मिलेंगे जिनके पास कोई काम नहीं होता, सिर्फ 20% लोगों के पास ज्यादा काम मिले। अभी 80% खाली, उसमें से आप ये देखो कि फिर लाखों नए पैदा हो गए, अगले साल फिर नए वकील बन के और आ जाएंगे, यानी पिछले भी काम पर लगे नहीं और ज्यादा कंपटीशन। ये 4 तरीके के काम जो है वो लोग करते हैं हिंदुस्तान में। पहला मैंने बताया खेती, दूसरा नौकरी, तीसरा व्यवसाय और चौथा कोई प्रोफेशन। अभी 5वां जो पैसा कमाने का तरीका है ये हिंदुस्तानी आदमियों को समझ में आने लग गया है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब 4 में और 5वें में फर्क इतना है कि अगर आप 5 साल खेती करके अगर छोड़ना चाहो तो उस खेती से आने वाली इनकम आपकी 0 हो जाएगी। आप नौकरी करके 5 साल उसको छोड़ना चाहो तो उस नौकरी से आने वाली इनकम आपकी 0 हो जाएगी। आप 5 साल कोई व्यवसाय चला के उसको छोड़ते हो तो तुरंत इनकम आपकी 0 हो जाएगी, चटनी नीचे हो जाएगी। आप कोई भी प्रोफेशन करके 5 साल के बाद उसको छोड़ते हो, एक डॉक्टर 5 साल प्रैक्टिस करता है, 5 साल के बाद उसका मन करता है कि मैं अब नहीं करता, जैसे ही वो छोड़ेगा तुरंत उसकी इनकम 0 हो जाएगी। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बिल्कुल उल्टी है साहब। 5 साल के अंदर आपने अपना एक सिस्टम खड़ा कर दिया, अपना एक नेटवर्क बिल्ड कर दिया, अपनी टीम में पैसे कमाने वाले लोग खड़े कर दिए, उसको एक्सपेंड कर दिया अच्छे तरीके से, तो आप करो या ना करो, आप नहीं भी चाहोगे तो भी आपके घर पे आने वाली इनकम जो है वो नहीं होती। ये सबसे बड़ा बेनिफिट जो है इस इंडस्ट्री का है। पीढ़ी दर पीढ़ी आपको इनकम दे सकता है ये बिजनेस, पीढ़ी दर पीढ़ी। काम तो आदमी को हर जगह करना पड़ता है, टाइम तो हर जगह इन्वेस्ट करना पड़ता है, समय तो हर जगह देना पड़ता है, यहाँ भी देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ समय आपका कई गुना होके आगे बाहर निकलता है। इस प्रकार का ये बिजनेस है दोस्तों, इस प्रकार से ये बिजनेस चलता है। थोड़ा सा उल्टा तरीका है ना सारा, 5 साल करो अच्छे तरीके से और फिर छोड़ भी दोगे तो सारी जिंदगी इनकम देगा, सारी जिंदगी आपको इनकम देगा, आपके बाद आपके परिवार को इनकम देगा। ये थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है ना, इसीलिए लोगों के इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। आप दुकानदार के पास जाते हो, 2000 रुपये देते हो, सामान लेते हो तो बात खत्म हो जाती है। अपने यहाँ हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, वो 2000 रुपये देता है और सामान लेता है तो बात शुरू होती है। सारा काम उल्टा है सर। एक आदमी इस इंडस्ट्री के अंदर जब काम ज्यादा करता है शुरुआती दौर के अंदर, तो उसके पास छोटी इनकम आती है, लेकिन इस इंडस्ट्री में जो पुराना हो जाता है, टीम को बड़ा कर ले जाता है, कम काम करता है, तो उसके पास ज्यादा इनकम आती है। थोड़ा सा सिस्टम उल्टा है सर। नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस को अगर देखें कि ट्रेडिशनल बिजनेस अगर किसी आदमी के हाथ से निकल जाए तो आदमी बर्बाद होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल उल्टी है। यहाँ आपके हाथ से जिस दिन बिजनेस निकल जाए तो आदमी आबाद हो जाता है सर। बिल्कुल उल्टा है सर, इसीलिए धीरे धीरे समझ में आता है। और हम सबकी भी भलाई इसी में है कि धीरे धीरे ही लोगों को समझ में आए। अगर पूरे हिंदुस्तान को आज ही समझ में आ गया और सुबह ही सबने फॉर्म भर दिया और ज्वाइनिंग कर ली, ऑनलाइन कर दिया और परचेजिंग कर ली, तो 1 ही महीने का बिजनेस आएगा ज्वाइनिंग का, अगले महीने वो मामला खत्म हो जाएगा ज्वाइनिंग का बिजनेस। अपने को भी धीरे धीरे ही चाहिए, अपने को भी कोई जल्दी नहीं है। इस प्रकार से जो है ये इंडस्ट्री चलती है, तो धीरे धीरे अब हिंदुस्तानियों को समझ में आनी चालू। आपके हाथ में सही समय पे सही प्लेटफॉर्म है दोस्तों। वो कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर आपको एक डायमंड मिला हुआ है, हीरा मिला हुआ है। इस हीरे की परख आपको होनी चाहिए, तभी आप इस हीरे का फायदा उठा पाएंगे। एक आदमी खेत में गधा चराया करता था, गधा वो नदी किनारे लेके गया, उसने देखा कि एक पत्थर बड़ा चमकीला सा था, उसको अच्छा लगा, उसने जो है उस पत्थर को उठाया, रस्सी से बांधा और गधे के गले में डाल दिया, गधे के गले में डाल दिया और लेके चल दिया। सामने से एक व्यक्ति मिला जिसको हीरे की परख थी। अब उसको परख थी तो उसने पूछा कि भैया ये क्या है, कहाँ से मिला चमकीला पत्थर? उसने कहा नदी किनारे से मिला। उसने कहा बेचोगे क्या? तो गधे वाले ने कहा जी बेच दूंगा। बोले कितने पैसे लोगे? बोले जी 1500 रुपए। तो उस व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं भैया मैं तो इसके 1000 रुपए दूंगा। उसने कहा कि 1000 रुपए में तुम नहीं बेचूंगा इसको। तो वो गधे को लेके आगे दूसरी गली में चला गया। थोड़ी देर के बाद वो आदमी गधे को लेके वापस उसी गली में आता है, और जब उस गली में आता है तो सामने फिर वही व्यक्ति मिलता है, लेकिन इस समय गधे के गले में वो चमकदार वस्तु जो है वो पत्थर नहीं था। तो उस व्यक्ति ने देखा कि पत्थर नहीं है। उसने कहा कि भाई वो कहाँ है? उसने कहा जी बेच दिया। बोले कितने का? बोले जी 1500 रुपए। बोले 1500 रुपए का? अरे मूर्ख आदमी, तेरे हाथ में तो हीरा था, हीरा तूने 1500 रुपए में बेच दिया। तो गधे वाले ने जवाब दिया कि मैं तो मूर्ख था ही था,
लेकिन मेरे से बड़ा तो तू मूर्ख था। तुझे तो पता था कि तुम्हारे हाथ में हीरा है, हीरा, और तुमने 1500 रुपए भी देने के लिए मना कर दिया था। 1500 रुपए भी देने के लिए जो है वो मना कर दिया था आपने। तो अपने हाथ के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर जो है हीरा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम अपने आने वाली पीढ़ियां और जनरेशन तक जो है बहुत बड़ी इनकम को खड़ा कर सकते। इस अवसर का कोई मुकाबला नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 13.3% की ग्रोथ रेट जो है एवरेज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की है, और आरसीएम की इससे जस्ट डबल से ऊपर है। अब देखिए कि हिंदुस्तान में जिस गति से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बढ़ती है, आरसीएम उससे डबल गति से काम कर रहा है। सर, आप किसी छोटी मोटी कंपनी के साथ नहीं हो, कंपनी जिसका कोई मुकाबला नहीं, कंपनी जिसका आज की डेट में कोई मुकाबला जो है वो आपके पास नहीं है दोस्तों। आज की डेट में वो कैसे? मान लीजिए कंपनी को ही ले लेते हैं हम। सबसे पहले हिंदुस्तान में 450 और 450 के बीच कंपनियां हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की साइट पे हैं, जिनको कंपनी सही है, जिनको गवर्नमेंट सही है, जिनमें से आरसीएम भी एक है। हिंदुस्तान में जिन कंपनियों को सरकार सही मानती है, अगर आप उन सारी कंपनियों के हेड ऑफिस को जोड़ दीजिए तो भी हमारे आरसीएम का हेड ऑफिस उन सब कंपनियों से बड़ा है साहब। जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएट हो, 450 450 कंपनियां जिनको गवर्नमेंट लीगल मानती है, आप उन सब कंपनियों के हेड ऑफिस को जोड़ोगे तो भी आरसीएम का हेड ऑफिस सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड के अंदर। 2 करोड़ 2.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर, आज तक एक भी एमएलएम इंडस्ट्री में कंपनी पैदा नहीं हुई पूरे वर्ल्ड में जिसके ऊपर आए हो, एक प्लेटफॉर्म पे आए हो। आज तक का रिकॉर्ड है सर पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी एक भी कंपनी नहीं जिसके पास इतना बड़ा डिलीवरी सिस्टम हो। डिलीवरी सिस्टम किसी के पास जो है वो इतना बड़ा पूरे वर्ल्ड में आज भी नहीं है। 15,000 के लगभग हमारे पास जो है वो डिलीवरी सेंटर है, पिकअप सेंटर है, वंडरवर्ल्ड क्विक है, वंडरवर्ल्ड हैं। और अगर हम डिस्प्ले वॉल को भी डिलीवरी सिस्टम का पार्ट मान लें तो बहुत बड़ा आंकड़ा हमारा खड़ा हो जाता है, क्योंकि लगभग 2 लाख के आसपास हमारे पास जो है वो सारी की सारी चीजें, मतलब डिस्प्ले वॉल हमारे पास है। पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना बड़ा डिलीवरी सिस्टम किसी कंपनी के पास नहीं। हिंदुस्तान के अंदर जो प्रोडक्ट हैं तो किसी कंपनी के पास ऐसे नहीं जो मैक्सिमम लोगों की नीड को पूरा करते हो। नीड को आरसीएम नीड के प्रोडक्ट देता है, हिंदुस्तान के आम आदमी की जरूरत के प्रोडक्ट देता है। 100% लोगों की नीड के प्रोडक्ट हैं। उस आदमी को जो आरसीएम नहीं करता वो चाय पत्ती तो खरीद ही रहा है, साबुन तो लगा ही रहा है, तो अपने को दुकान ही तो चेंज करानी, उसकी थोड़ी सी आदत ही तो चेंज करानी। यही तो काम है बड़ा। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, एक शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट। हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी कंपनी जो आज क्वालिटी के नाम पर जानी जाती है। अपने पूरे हिंदुस्तान की 450 450 कंपनियां जो लीगल, जिनको गवर्नमेंट मानती है, किसी का भी कंपैरिजन आप प्रोडक्ट्स का आरसीएम के साथ करोगे ना तो वो क्वालिटी में उन पैरामीटर पे खरा उतरते हैं, ना ही रेट्स के मामले में, क्योंकि हिंदुस्तान में आरसीएम वाजिब रेट पे देने का बहुत बड़ा प्रॉमिस है सर। अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉमिस है। किसी छाबड़ा साहब का ब्रांड है वाजिब कीमत, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग समझते हैं कि आरसीएम का है तो वाजिब कीमत पर हो। ये पावर है। पे आउट्स को लेके कितनी बड़ी क्रेडिबिलिटी, लाखों आदमियों का पे आउट रिलीज होता है, कभी किसी को फोन करने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अंदर ये कंपनी है। आप सोचिए कि किस कंपनी है, ऐसी कंपनी आपको जो है ना, किसी के पास ऐसी कंपनी है ही नहीं आज की डेट में। हिंदुस्तान में किसी भी नेटवर्कर से आप बात करोगे, कंपेयर करोगे तो आरसीएम वर्सेस वाला तो कॉलम ही साफ है। आरसीएम के मुकाबले में नाम लिखने के लिए हिम्मत चाहिए। आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों के पास है, जिस प्लेटफॉर्म के अंदर है वो काम करते हैं। सारी हिंदुस्तान की बीमारियों का हल आरसीएम है आज की डेट में। हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है। हम लोग अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 की पोजीशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार के साधन नहीं है, हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ रही है, उसको रोकने वाला कोई नहीं, कोई सरकार कंट्रोल करने वाली नहीं। हिंदुस्तान के अंदर नकली सामान को लेके बहुत बड़ा चैलेंज है।
कुछ रिपोर्टें मैंने पढ़ी अखबारों की जिसमें लिखा कि बाजार के अंदर हर चौथा प्रोडक्ट नकली। एक ने तो यहाँ लिख दिया, यहाँ तक लिख दिया अखबार वाले ने कि सिर्फ 18% प्रोडक्ट ही ओरिजिनल आ रहे हैं। अभी दिवाली आएगी, अखबारें भरी जाएंगी सर, क्या क्या माल जो है उनके अंदर डल रहा है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या पकड़ा गया। सारी समस्याओं का हल आज अपने देश की परिस्थितियों के अंदर, सारी परिस्थितियों का जो हल है वो हिंदुस्तान के अंदर, उसका एक ही जवाब है RCM। 3 शब्द। हर बड़ी समस्या का हल जो है इंडिया के अंदर वो RCM ही है। ये धीरे धीरे अब समझ में आने लग जाए। क्यों करें हम नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों करें हम RCM बिजनेस को दोस्तों? एक ऐसा सिस्टम, अगर आपने 3 से 5 साल सही तरीके से मेहनत कर ली और अपनी नेटवर्क को बड़ा कर लिया, अपने सिस्टम को बड़ा कर लिया, तो आपको ये बिजनेस देता है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या चीज होती? फाइनेंशियल फ्रीडम 2 शब्द मैंने RCM में आने के बाद बड़े खतरनाक सुने अपने जीवन में, शायद आप भी मानोगे उस चीज को। पहला शब्द नेटवर्क, दूसरा शब्द फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसी चीज है जिसको पाने के बाद शायद कुछ पाने का बचता ही नहीं लाइफ के अंदर। 3 चीजें मिलकर फाइनेंशियल फ्रीडम बनती है दोस्तों। इसी के लिए ही अपने को काम करना चाहिए। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। टाइम फ्रीडम, समय की आजादी, मनी फ्रीडम, पैसे को लेकर दिक्कत खत्म, और सिक्योरिटी यानी सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम खड़ा हो जाए जिससे बार बार लगातार हमारे जो है घर में पैसा आने का एक साधन बन जाए। अर्लियर रिटायरमेंट दे सकता है बिजनेस फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ। आप बाहर कोई भी काम करते हो तो आपको 60 साल 70 साल तक 80 साल तक लोग मैंने देखा है आज भी मार्केट के अंदर काम करते मिल जाएंगे। लेकिन आपने अपने जीवन के 3 से 5 साल अगर सही तरीके से सीरियस होकर इस बिजनेस के अंदर लगा दिए तो आप बाकी की लाइफ, रिटायरमेंट की लाइफ जी सकते हो सर। आपकी उम्र 22 साल है, आप 3 से 5 साल 27 साल तक जो है बिल्कुल रिटायर होकर अपनी जीवन अच्छे तरीके से बिता सकते। कितनी शानदार चीज है हमारे पास, अर्लियर रिटायरमेंट दे सकता है सर। इनकम की बात करूं अगर हिंदुस्तान में तो 143 करोड़ की पॉपुलेशन है साहब। करीबन 90 से 95% पॉपुलेशन ऐसी है हिंदुस्तान में जिनकी इनकम 15,000 रुपए महीना या उससे कम है। 90 या 95% के बीच की वो पॉपुलेशन है कहीं जिसकी अर्निंग 90 से 95% के बीच में 15,000 रुपए महीना से कम है। अगर हिंदुस्तान में आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो तो आपकी गिनती हिंदुस्तान में पैसा कमाने वालों के मामले में 3 से 4% लोगों में हो जाती है। और अगर आप 7 लाख रुपए महीना कमाते हो हिंदुस्तान में, यानी 84 लाख अगर आपकी एनुअल इनकम है, तो आप इंडिया के 1% लोगों में खड़े हो जाते हो पैसा कमाने के मामले में। 1% लोगों में। अब आप सोच के देखिए थोड़ा RCM के बारे में। कितने लोग हैं ऐसे जो अपने घर से खाली हाथ RCM में आए थे। आज हिंदुस्तान के 1% लोगों में उनकी गिनती होती है पैसा कमाने के मामले में। आपका भी एक नाम हो सकता है आने वाले 2, 4, 5 साल 7 साल के बाद हिंदुस्तान में उस कैटेगरी के अंदर आप शामिल हो सकते हो, क्योंकि आपके पास वो जरिया है जो आपको 1% लोगों में ले जाके खड़ा कर सकता है। इतनी खतरनाक चीज आप लेके बैठे हो, कोई छोटी मोटी चीज लेके बैठे हो क्या? आपको इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू को समझना है। कहां पहुंचा दिए लोग, इसने कहां से चले थे, कहां से चले थे लोग। किस किस का उदाहरण दूं मैं? बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास सर। एक एक में बात करूंगा तो पूरी मीटिंग खत्म हो जाएगी सर। 100 करोड़ से ज्यादा की वर्थ के लीडर खड़े हो चुके हैं आज हमारे RCM के जो लीडर हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि अगर आप उनकी वर्थ जानोगे ना, टोटल नेटवर्थ, वो लगभग 100 करोड़ के आसपास की नेटवर्थ के लोग खड़े हो चुके हैं सर। 100 करोड़ अगर लिखना पड़ जाए ना तो वो जीरो भी पूरी नहीं डाली जाएगी सर हमारे से। कैसे लिखा जाए? इस बिजनेस ने खड़े किए हैं ऐसे एग्जाम्पल। रियल लीडरशिप, रियल पैसा, रियल पैसा, खाली कागजी पैसा नहीं सर। जीवन के अंदर रियल परिवर्तन उस पैसे के वजह से। इतनी बड़ी चीज आपके हाथ के अंदर है, इतनी बड़ी सिस्टम आपके हाथ के अंदर है।
लेकिन ये सारी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये अपने साथ भी तभी होंगी जब हम लोग भी बस साहब की तरह नेटवर्क बनाएंगे, कोठारी साहब की तरह नेटवर्क बनाएंगे, राजा राम सारंग साहब की तरह नेटवर्क बनाएंगे, महावीर साहब की तरह नेटवर्क बनाएंगे, अत्री साहब की तरह नेटवर्क बनाएंगे। इतने बड़े बड़े हम लोग नेटवर्क बिल्ड करेंगे, अगर उन वाले हिम्मत वाला काम करेंगे तो वो सारी चीजें अपने जीवन में भी आएंगी जो उनके जीवन में इस वजह से आई। नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, नेटवर्क बिल्डिंग पे काम करना पड़ेगा। इस बिजनेस में सबसे खतरनाक शब्द मैंने कहा कि मैंने दो ही सुने, नेटवर्क और फाइनेंशियल फ्रीडम। एक आदमी टूटी हुई चप्पल से नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आता है और कब लंबी चौड़ी गाड़ी पे घूमने लग जाता है सर। 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल काम करके वो आदमी जो है लाखों रुपए महीना की अर्निंग और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना शुरू कर देता है। ये पावर है इस इंडस्ट्री। 7 लाख रुपए महीना से आदमी इस देश में 1% कमाने वालों में आ जाता है, तो इस इंडस्ट्री से हिंदुस्तान में आज 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंथली इनकम लेने वाले लोग पैदा हो चुके हैं। उनको आप किस कैटेगरी में रखोगे सर? लोगों की कहानियां सुनते थे हम विदेशों की कि वहां जहाज ले लिए लोगों ने। अरे आप चैटवी सुरेंद्र वत्स की चैनल पे जाइए ना, विनय पंडित जी वाला इंटरव्यू सुनिए। मतलब 4 जहाज खरीद के बैठा बंदा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अरे जैसे ही आदमी है ना सर, तो परमात्मा ने उसको 4 टांगे नहीं दे रखी, 4 बाजू नहीं दे रखी, सब कुछ अपने को वैसा ही दे रखा है जैसा उनको दे रखा है। हर चीज अपने को मिली हुई है कुदरत की तरफ से। वही प्लान इन सब सक्सेसफुल लीडरों के पास गई, वही मौका लोगों के पास गया, वही प्रोडक्ट कंपनी के इन लोगों के पास गए, वही सिस्टम कंपनी का इन लोगों के पास गया, सब कुछ सेम। वही आईडी ओपी शर्मा सर को मिली, वही आईडी रवि ओपी शर्मा के पास, रवि सर के पास, वही आईडी वत्स साहब के पास, वही आईडी आपके पास। आप चाहो तो खाक की और आप चाहो तो लाख की, जैसा चाहो उसको वैसा बना दो। चॉइस इज यूअर्स, चॉइस इज यूअर्स। परमात्मा ने हमें जीवन में चॉइस करने की जो है ना वो पावर दे रखी है। परमात्मा हमारे सामने अच्छी और बुरी सारी चीजें फैला देता है, कहता भी चुन ले भैया, चुनना तो तेरे को अपने आप पड़ेगा। शुक्ला जी 1 मिनट के लिए थोड़ा सा चैट बॉक्स खोलो सर। जी सर। मैसेज वाला है ना, खोल दिया ना सर। अभी जो साथी अवेलेबल हैं, देखिए मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, आपको जो जवाब अच्छा लगता हो वो जरूर टाइप करना सर इसमें थोड़ा सा। देखिए मेरा पहला सवाल है कि एक आदमी को आलसी बनना चाहिए या महत्वाकांक्षी होना चाहिए? एक बार टाइप करिए सर, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। एक आदमी को आलसी बनना चाहिए या महत्वाकांक्षी होना चाहिए सर? चैट बॉक्स खोला नहीं सर क्या अभी? चैट बॉक्स खुला है सर। अच्छा, एक बार जवाब टाइप करें सर, तभी पता लगेगा खुला है। फिर हैंड रेज ज्यादा हो रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं सर, इसका मतलब चैट बॉक्स अभी खुला नहीं है, इसलिए वो टाइप नहीं कर पा रहे। एक बार खोल दे शुक्ला जी चैट बॉक्स को। चैट बॉक्स खुला है सर, मैं किसी का अनम्यूट करके पूछता हूँ जी। कमलेश अरोरा जी बताइएगा, मैं आपको अनम्यूट किया। सर नहीं खुला, सर नहीं खुला, हमसे टाइप नहीं हो रहा। चलिए प्रयास करते हैं हम यहाँ से। एक बार खोलो सर, मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, अभी मेरे पास समय भी थोड़ा सा कम है। हाँ जी अब खुल गया। खुल गया? तो पहला सवाल ये है कि एक आदमी को जीवन में आलसी होना चाहिए या महत्वाकांक्षी होना चाहिए? क्या होना? महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी, बहुत अच्छा सर। महत्वाकांक्षी, मैं आपका जवाब पढ़ना चाहता हूँ सर। महत्वाकांक्षी, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। महत्वाकांक्षी होना चाहिए। अभी मेरा सवाल नंबर 2 है सर, जीवन में बहाने बनाने से काम चलता है या काम करने से काम चलता है? जीवन में अपने को बहाना बनाना चाहिए या काम करना? अभी सवाल नंबर 2 है। काम करने से काम चलता है, काम करने से काम चलता है ना। देखिए आपकी सारी समस्याएं ऑटोमेटिक हल होती जाएगी मेरे पास। काम करने से काम चलता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपसे इसी बात की मैं उम्मीद कर रहा था, इसी जवाब की जो है, काम करने से ही काम चलता। अच्छा, तीसरा सवाल मेरा है दोस्तों कि सपने देखना चाहिए बड़े बड़े या फिर जो भूतकाल में हमारी लाइफ में कुछ उल्टा सीधा हुआ उसी के बारे में सोचना चाहिए? हमें ड्रीमर बनना चाहिए, सपने देखना चाहिए या भूत के बारे में सोचना चाहिए? देखना चाहिए, देखना चाहिए, नए सपने हमें देखना चाहिए। भूतकाल को भूल के हम लोगों को जो है नए सपने देखना चाहिए। बहुत अच्छा सर, बड़े सपने देखना चाहिए, हमें सपने देखने पे काम करना चाहिए। बहुत अच्छा सर। और चौथा सवाल मेरा है सर कि आदमी को अमीर बनने के लिए प्रयास करना चाहिए या जहां है वहीं पे रहना चाहिए? मतलब एक आदमी को अपने जीवन में पैसा कमा के अमीर बनने के लिए काम करना चाहिए या फिर जहां है वहीं पे रहना चाहिए? क्या करना चाहिए? अमीर बनने का प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए अपने को अमीर बनने का। बहुत अच्छा सर, अमीर बनने का बिल्कुल सही जवाब आपका जो है जा रहा है कि अमीर बनने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, अगला सवाल है मेरा, एक आदमी को पॉजिटिव रहना चाहिए या नेगेटिव रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए या नेगेटिव रहना चाहिए? मतलब किसमें जीवन में फायदा है आपको, पॉजिटिव रहने में या नेगेटिव रहने में? पॉजिटिव, पॉजिटिव, बिल्कुल सही सर, आप सबका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है सर, पॉजिटिव रहना चाहिए। अच्छा, अगला सवाल मेरा है, बड़े ध्यान से सुनना। एक आदमी को जीवन में 45 साल काम करना चाहिए या 5 साल काम करना चाहिए? 45 ईयर्स और 5 ईयर्स? 5 साल, 5 साल, 5 साल। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल सही जवाब पे जा रहे हैं ना। कौन बनेगा करोड़पति? आप सारे बनोगे करोड़पति जो जवाब दे रहे हैं। ये वही गेम चल रही है सर। अच्छा, अगला सवाल थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि क्या हमें जीवन भर काम करना चाहिए या सिर्फ 5 साल काम करना चाहिए? तो लोग देखो, चॉइस हमारी है ना, अभी हम चुनते क्या है। हमारे पास सारे रास्ते हैं, सारी जिंदगी निकालने वाले रास्ते भी हैं और 5 साल के अंदर मजा लेने वाले रास्ते भी। 5 साल, 5 साल, बहुत अच्छा सर। चलिए मैं लास्ट सवाल और पूछता हूँ, उसके बाद फिर अपन थोड़ी सी और काम की बात करेंगे क्योंकि 2-4 मिनट मेरे पास बचे हैं। हमें जीवन में एक्टिव इनकम के लिए काम करना चाहिए या पैसिव इनकम के लिए काम करना चाहिए? हमें जीवन में एक्टिव इनकम के लिए काम करना चाहिए या पैसिव इनकम के लिए काम? वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सारी बातें आप समझ रहे हो सर, हर चीज आप समझते हो। यही चीजें तो अपने को आरसीएम, बस एक ही जवाब है इन सबका कि भाई अपने को आरसीएम करनी चाहिए सही तरीके से, नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए सर, तभी ये सारी चीजें हमारी पॉसिबल होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्वेश्चन आंसर सेशन को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ और आगे बातचीत करता हूँ। अभी बात हो रही है नेटवर्क बिल्ड करने की। नेटवर्क बिल्ड जो है एक आदमी का एक ऐसा विज्ञान है नेटवर्क। आप देखिए कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी नौकरी किसकी है? आईएएस की। और आईएएस हाईएस्ट प्रमोशन क्या है? वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। और कैबिनेट सेक्रेटरी को इनकम कितनी मिलती? सैलरी 2.5 लाख रुपए के आसपास। तो उतने के पैसे तो हमें भी मिल जाते सर। लेकिन दिक्कत क्या है कि एक आदमी को आईएएस बनने के बाद भी इस देश में चौथी क्लास फेल नेताजी कब दबका दे, गाली गलौज कर दे, कुछ नहीं कह सकते। मेरी बात समझ पा रहे हैं? दूसरा व्यक्ति आईएएस बन भी गया, अब उसके बेटे को आईएएस बनना है तो उसको सेम प्रोसीजर से आना पड़ेगा, फिर उसको वही क्वालिफाई करके फिर आगे आना पड़ेगा। लेकिन आरसीएम में टेक्निकल अचीवर आप बन गए तो अपना बेटा तो वैसे ही टेक्निकल बन गया सर, क्योंकि अपने बाद कोड अपने घर पे आना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं सर जी? ये पावर है सर आरसीएम में। बड़ा नेटवर्क बिल्ड कीजिए सर, बड़ा जो है नेटवर्क बिल्ड कीजिए। बहुत शानदार चीज हमारे हाथ में है, बहुत शानदार चीज हमारे हाथ के। 4 चीजों से नेटवर्क बनता है साहब। पहली चीज प्लान दिखाने से। प्रोडक्ट और प्लान दोनों का कॉम्बिनेशन आप फील्ड के अंदर जितना ज्यादा हो सके, चाहे आप 1-to-1 में दिखाइए, चाहे आप होम मीटिंग में दिखाइए, चाहे आप बड़े सेमिनार में लोगों को लेके जाइए, सारा एक्सपोजर है, प्लान है। दूसरी चीज, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले वॉल पर काम करने से आपका नेटवर्क बिल्ड होगा। और तीसरी चीज,
अपनी टीम में बनो वाइटल, बनाओ वाइटल के अभियान पे तेजी लाने से आपका नेटवर्क बिल्ड होगा। और चौथी चीज, अपनी टीम को 6 बेसिक का घोल पिलाने से, एक एक आदमी को 6 बेसिक में सब क्लियर हो, उससे नेटवर्क बिल्ड होगा। उससे नेटवर्क बिल्ड होगा। नेटवर्क बिल्ड करने पर सरकार चाहिए। और अपना क्यों पहचानिए कि हम आए क्यों थे इस बिजनेस में। वाई, इस पूरे विश्व के अंदर 95% लोगों के हाथों में 5% पैसा और 5% लोगों के हाथों में 95% पैसा। रॉबर्ट कियोसाकी साहब कहते हैं कि 5% लोगों के हाथ में 95% पैसा इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि वाई टू डू द वर्क, और 95% लोगों के हाथ में 5% पैसा इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि हाउ टू डू द वर्क। तो दोस्तों, सवाल हाउ का नहीं है, सवाल सारा वाई का है। जिस दिन आपका वाई क्लियर हो जाएगा तो उस दिन आप इस बिजनेस के अंदर 100% सक्सेस होंगे सर। बहुत बड़ा। क्यों आए हम इस बिजनेस के अंदर, क्या पाना चाहते हैं? 5,000 10,000 के लिए आए या फिर आर्थिक आजादी के लिए आए? मेहनत करनी पड़ेगी सर। फाइंड योर वाई एंड फ्लाई। अपना वाई क्लियर कीजिए और उड़िए इस बिजनेस के अंदर, आगे बढ़िए। एक स्टूडेंट जानता है कि मैं सुबह उठता हूं तो क्यों उठता हूं जल्दी, क्योंकि उसको अपना गोल क्लियर है, इसलिए उठता हूं कि मेरे को उठ के सवेरे पढ़ना है। और इस बिजनेस के अंदर 2 से 3 मिनट की मेरी बातचीत है। रिजेक्शन को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहें। रिजेक्शन से डरे नहीं, रिजेक्शन से डील करिए। से यस टू रिजेक्शन। तैयार रहें हमेशा रिजेक्शन को सुनने के लिए, क्योंकि रिजेक्शन कहीं भी और कभी भी आपको मिल सकती है सर। घबराए नहीं। 99% ऑफ पीपल क्विट नेटवर्क मार्केटिंग ड्यू टू रिजेक्शन। वो सिर्फ रिजेक्शन को झेलने का मादा नहीं रखते, इसलिए बाहर हो जाते हैं। और खाली नेटवर्क मार्केटिंग में रिजेक्शन थोड़ी है। हिंदुस्तान में आप किसी भी फील्ड में जाइए, हर फील्ड के अंदर जो है आपको रिजेक्शन मिलेगा। और रिजेक्शन से कौन लोग डरते हैं और रिजेक्शन किन पर हावी होता है? रिजेक्शन उन पर हावी होता है जिनका वाई क्लियर नहीं होता। जिनका वाई क्लियर होता है उन पे कभी भी रिजेक्शन जो है वो हावी नहीं होता। दोस्तों, रिजेक्शन से घबराए ना करते लोगों को आना ही है इस इंडस्ट्री में, और कोई चारा बाहर कहीं बचा ही नहीं। घबराइए मत रिजेक्शन से, नाम ऐसे ही हाँ निकलेगी। गोल बनाइए, टारगेट बनाइए इस बिजनेस में। इस बिजनेस में जो भी आदमी विदाउट गोल काम करता है, विदाउट टारगेट काम करता है, वो इस इंडस्ट्री में यूज होता है। बड़ी कड़वी सच्चाई। जिस आदमी का अपना कोई गोल नहीं, वो हमेशा यूज होगा सर इस इंडस्ट्री के अंदर। अपना गोल बनाइए, छोटी मोटी दिक्कतों से घबराइए मत। जब आपके टारगेट बड़े होंगे तो समस्याएं छोटी होंगी, जब आपके टारगेट छोटे होंगे तब आपको समस्याएं हमेशा बड़ी दिखाई। बड़ी सक्सेस के लिए आपके टारगेट, आपके गोल हमेशा क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, साफ होने चाहिए, बिल्कुल लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। स्वामी विवेकानंद की एक स्टेटमेंट थी कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अपने टारगेट को, अपने गोल के ऊपर काम करो। एक लक्ष्य, एक समय सीमा के साथ देखा गया एक सपना है। नेपोलियन हिल जी ने जो है अपने बुक के अंदर जो है दिया, समय सीमा के साथ देखा गया एक सपना जिसको हम लक्ष्य कहते हैं। जिग जिगलर साहब क्या कहते हैं कि अगर हम घर भी बनाते हैं तो भी पूरा नक्शा बनाते हैं उसका। यहाँ तो पूरा जिंदगी का सवाल है। प्लानिंग कीजिए इस बिजनेस की, अपना टारगेट बनाइए, उसकी प्लानिंग कीजिए। ये पूरा जीवन का सवाल है सर। फुटबॉल के खेल में अगर दोनों तरफ गोल पोस्ट ना हो तो फुटबॉल को चारों तरफ से किकी पड़नी है, क्योंकि गोल नहीं है, उसको पता ही नहीं जाना कहाँ है सर। रेलवे स्टेशन पे आदमी खड़ा हो जाए जाके और कहे जी टिकट दे दे, बोले जी कहाँ की, बोले कहीं की भी दे दे। दिमाग से सटका गया क्या? विदाउट एड्रेस वो लिफाफा कहीं पहुंच पाता है क्या? अपना गोल बनाइए, अपना टारगेट बनाइए इस इंडस्ट्री में। शिव खेड़ा साहब की किताब में एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, एक छोटी सी कहानी है। तो कहानी क्या है कि गली के अंदर जैसे एक कार आती है
तो गली का कुत्ता उठता है और उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है, भौंकता है और उसके पीछे पीछे भागता है। फिर थोड़ी देर बाद आके फिर वहीं बैठता है, फिर दूसरी कार आती है, फिर उसके पीछे उठता है, फिर भाग के जो है ऐसे ही भाग के वहां पहुंच जाता है, फिर वापस आके बैठ जाता है। शिवखेड़ा साहब कहते हैं कि भाई सवाल ये नहीं है कि इसने गाड़ी को नहीं पकड़ा, सवाल तो ये है कि अगर ये कार को पकड़ भी लेता तो करता क्या। यानी लोग जिन गोल को, जिन टारगेटों को लाइफ के अंदर लेके प्रायोरिटी पे दिए बैठे हैं ना, उन टारगेटों से कुछ नहीं होना साहब। आप आरसीएम को जिस दिन प्रायोरिटी दे दोगे तो इसमें आपका लिया गया एक गोल, एक टारगेट आपके आने वाली पीढ़ियों की लाइफ बना सकता है सर। यहां टारगेट बनाइए, सही जगह पे जो है आप टारगेट। और एक बात से कह के, एक छोटी सी स्टेटमेंट मैंने किसी किताब में पढ़ी, उसके बाद मैं अपनी बातचीत को विराम दूंगा। चाहे कितनी योजनाएं, कितना अध्ययन कर लें, सीख लें, नेटवर्क मार्केटिंग में विजय का सेहरा उन्हीं लोगों के सर पे बनता है जो कर्म करते हैं। आज भी, कल भी और हर दिन, आज भी, कल भी और हर दिन। दोबारा रिपीट करूंगा सर, चाहे कितनी योजनाएं अध्ययन कर लें, सीख लें, नेटवर्क मार्केटिंग में विजय का सेहरा उन्हीं लोगों के सर बनता है जो कर्म करते हैं। आज भी ये नियम काम करता है, कल भी ये नियम काम करेगा और हर दिन ये नियम काम करेगा। ईमानदारी से अपने कर्म पर फोकस कीजिए, आरसीएम जीवन में आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं वंस अगेन सभी का थैंक। बहुत ही शानदार आज की मीटिंग रही है और एक एक बात अगर इन्होंने देखे तो आंकड़े के हिसाब से बताई है। आंकड़े बोलते हैं, आंकड़े से ही जीवन में जागरूकता आती है। हमें दिल से लक्ष्य बनाकर लक्ष्य के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। तो आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय आरसीएम।